वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल का यूनिट 1 का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल का पिछले वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया था और यूनिट 1 में मैंने बताया था कि यूनिट आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल का सबसे बेसिक यूनिट होने वाला है, जिसमें बहुत सारे कॉमन टर्म यूज़ होंगे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल में और इसको मटेरियल साइंस में भी कहते हैं, उसमें यूज़ होंगे। तो चलिए बिना देर के हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसको मटेरियल साइंस भी कहते हैं, वो क्या होता है, मटेरियल साइंस क्या होता है। तो सबसे पहले मटेरियल साइंस में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल में ये वर्ड आ रहा है मटेरियल। तो मटेरियल क्या होता है, मटेरियल या सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो मटेरियल वो है, मटेरियल इज़ डैट आउट ऑफ व्हिच एनीथिंग कैन बी मेड। मतलब कि कोई भी चीज़ बना हुआ है तो उसमें कौन सा मटेरियल से बना हुआ है वो कहलाता है मटेरियल। मटेरियल इज़ डैट आउट ऑफ व्हिच एनीथिंग मेड। कोई भी सामान किस मटेरियल से बना हुआ है, बोलते हैं कि इस मटेरियल से बना हुआ है, इसमें इस मटेरियल लगा हुआ है, तो वही मटेरियल हुआ। तो उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल का जगह मैं डिफिनेशन में बोलूँ तो इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कुछ इसमें फिजिक्स भी आएंगे, और एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, कुछ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री भी आएंगे। एंड द मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज लाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड पॉलीमर्स, सेरामिक्स। और मटेरियल्स को डिफरेंट पार्ट में हम उसका क्लासिफिकेशन किए, उसका डिवीज़न किए, लाइक मेटल्स हुआ, नॉन मेटल्स हुआ, पॉलीमर हुआ, सेरामिक हुआ। और आप लोग को यही सब टॉपिक है जो केवल इनका इंट्रो पार्ट ही आपको जानना है यूनिट 1 में। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे, बट इसके पहले हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इंजीनियरिंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया गया, एक मेटल्स में, दूसरा नॉन मेटल्स में, और तीसरा मटेरियल्स ड्यू टू कम्बिनेशन, दोनों का मिलकर जो मटेरियल निकला। फर्दर मेटल्स को 2 भागों में बांटा गया, एक फेरस, दूसरा नॉन फेरस। तो नॉन फेरस में हम लोग देखे थे कि जो तुम्हारा सेकेंड यूनिट है फेरस मटेरियल के बारे में पढ़ना है, उसको फेरस को फर्दर डिवाइड किया गया स्टील में और कास्ट आयरन में, जो कि आप लोग को यूनिट 2 में पढ़ना है। स्टील में हम लोग पढ़ेंगे एलॉय स्टील के बारे में और प्लेन कार्बन स्टील के बारे में, और कास्ट आयरन में सभी कास्ट आयरन जितने प्रकार के होते हैं, वाइट कास्ट आयरन, डक्टाइल, मेलेबल, नोडुलर, जो भी कास्ट आयरन होते हैं सभी के बारे में। बट नॉन फेरस इन द जो हमारा यूनिट 4 है, नॉन फेरस में केवल हमारा अल्मुनियम और कॉपर के बारे में पढ़ना है, अल्मुनियम और कॉपर के बारे में पढ़ना है। मैग्नीशियम के बारे में नहीं पढ़ना है, नहीं टंगस्टन के बारे में पढ़ना है, नहीं जिंक के बारे में पढ़ना है, इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है। फर्दर नॉन मेटल को सेरामिक और इनऑर्गेनिक में बांटा गया। और मटेरियल्स ड्यू टू कम्बिनेशन, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को बना के जो मटेरियल जो वहाँ से आउटपुट जो मिला वो हुआ हमारा कंपोजिट मटेरियल और एलॉय मटेरियल। और एलॉय मटेरियल को फर्दर डिवाइड कर गया नॉन फेरस एलॉय और फेरस एलॉय में। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन हुआ। अगला है कंपोजिट मटेरियल, जो हम लोग को नहीं पढ़ना है यहाँ पर। कंपोजिट मटेरियल का फर्दर जो डिवीज़न हुआ था, फर्दर जो कंपोजिट मटेरियल का डिवीज़न हुआ वो हमारा यहाँ हुआ। विस्कर रेनफोर्स प्लास्टिक, रेनफोर्स मेटल, मेटल सेरामिक, कार्बन रेनफोर्स, सेरामिक पॉलीमर, सीमेंट वर्कआउट। तो केवल हम लोग को इसमें आइडिया यही लेना था कि जो क्लासिफिकेशन होता है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, आपका 4 मार्क्स में पूछ भी सकता है। तो हम लोग इस डायग्राम को बना देंगे, मेटल, नॉन मेटल, मटेरियल्स ड्यू टू कंपोजिशन। इसमें फेरस, नॉन फेरस हम लोग को पढ़ना है। फेरस हम लोग को पूरा पढ़ना है, और नॉन फेरस में केवल अल्मुनियम और कॉपर के बारे में पढ़ना है। तो 1 बाय 1 जितने मटेरियल हैं जो इंट्रो पार्ट दे रखा है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेरामिक्स, कंपोजिट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेटल्स के बारे में जानते हैं। तो मेटल्स में मैंने कुछ यहाँ पे साइलेंट पॉइंट नोट डाउन कर रखा है, तो बारी बारी साइलेंट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है कि मेटल इज़ वन विच हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन मूवेबल होते हैं, उनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उनके इलेक्ट्रॉन में बहुत ही कम होता है, बहुत दूर दूर रहते हैं और घूमते रहते हैं। इसी चलते उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दीज मटेरियल्स हैज़ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस। और मेटल्स के पास अपना अपीयरेंस होता है, अपना लुक होता है, अपना इनके पास एक पहचान होता है। एंड दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग द शेप अपॉन मशीनिंग। और ये जो मेटल्स होते हैं
वो अपना शेप तभी चेंज करते हैं जब उस पर हम मशीनिंग करेंगे, कोई मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे, यानी हम उस पर कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे तो हम उसका शेप चेंज होगा, अदरवाइज़ वो शेप चेंज नहीं होगा। एंड गिव्स गुड फिनिश, जब मशीनिंग करेंगे तो वो आइदर वो गुड फिनिश देंगे या कह सकते हैं कि जो फिनिशिंग हम देंगे मशीनिंग करने के बाद जो हमारा सरफेस फिनिश आएगा, आइदर इट इज़ स्मूथ और रफ, और डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है एट रूम टेम्परेचर यूजुअली दे आर सॉलिड, और जितने भी मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे, मीन्स हमारे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है लाइक 25 डिग्री सेल्सियस और 27 और जो भी हो 40 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें क्या होते हैं सॉलिड, जनरली सॉलिड में पाए जाते हैं। बट इन द केस ऑफ मरकरी एक्सेप्शन है कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एंड टू सम एक्सटेंट दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल, और मेटल्स क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। ये मेलेबल और डक्टाइल मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा, ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, हीट का, उष्मा का और विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल में मेटल में हमें देना रहेगा तो कॉपर देंगे, सिल्वर देंगे, गोल्ड देंगे, एक्सेट्रा और रहा। फिर है मेटल्स है फॉलोइंग प्रॉपर्टी, और मेटल्स के पास डिफरेंट प्रॉपर्टी होते हैं जो यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है। लश्चर हुआ, लश्चर का मतलब होता है चमक, मेटल्स के पास एक अपना चमक होता है, उसमें मशीनिंग करेंगे तो वो बहुत ही चमकीला हो जाता है। उसका जब सरफेस को हम ऊपरी सरफेस को हटाएंगे तो उसमें लश्चर आता है। हार्डनेस मीन्स कहने का मतलब उस पर जब हम स्क्रैच करेंगे तो वो स्क्रैच जल्दी नहीं आता है बट बहुत नेग्लिजिबल आता है, जो पता नहीं लगता है, इसलिए उस पर स्क्रैच जल्दी नहीं। उस हार्डनेस का मतलब वही। और डक्टिलिटी मीन्स कि किसी भी मेटल को हम उससे बायर बना सकते हैं। डक्टिलिटी कहने का मतलब यही हुआ कि उसमें जब टेंसाइल फोर्स खींचेंगे, उसको पुल करेंगे तो वो बायर के रूप में कन्वर्ट होगा। डक्टिलिटी वही प्रॉपर्टी होता है। तो हम जैसे कि एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, ये सब का हम हाउसहोल्ड जो वायरिंग होता है उसमें वायर के रूप में यूज़ करते हैं कॉपर वायर। और गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे मैंने ऊपर बताया कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ना कहकर इंजीनियरिंग टर्म में जब बोलूँ तो उसे वो बोलेंगे गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। स्ट्रेंथ होते हैं कि कितना वो लोड रेजिस्ट करेगा कि नहीं, रेजिस्टिविटी होती है, वो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसको अपना शेप और साइज़ चेंज नहीं करेगा। चेंज तब करेगा जब उससे हम एक्सटर्नल फोर्स ऊपर से लगाएंगे तो ही चेंज करेगा। एट रूम टेम्परेचर जनरली वो सॉलिड होता है। मेलेबिलिटी मीन्स उसको हम थिन शीट में जगह अपॉन हैमरिंग, जब हम हैमर से उस पर हम हैमरिंग करेंगे, हथौड़ा मारेंगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। मशीनबिलिटी हो गया, स्टिफनेस भी होता है। और मशीनबिलिटी मतलब उसमें मशीनिंग कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। कास्टेबिलिटी, इसको हम गला पिघला कर एक दूसरे शेप में दे सकते हैं। इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेबिलिटी कहने का मतलब एक बार मटेरियल जब दूसरे शेप में कन्वर्ट हो गया तो फिर अपना ओरिजिनल शेप रीगन नहीं कर पाएगा। एक बार मैंने लोहे से कुछ एक डिब्बा बना दिया, लोहे का डिब्बा बना दिया, तो फिर से वो डिब्बा लोहे का नहीं बनेगा। इसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेबिलिटी। एक बार मतलब जो डिफॉर्मेशन हो गया बाद में उसको बैक टू ओरिजिनल पोजीशन नहीं आएगा। इसका स्पेसिफिक हीट लो होता है। एग्जांपल में जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये थे मेटल्स के बारे में। उसके बाद है सेरामिक के बारे में हम लोग जानेंगे कि सेरामिक यूजुअली क्या होता है। ये ऑक्साइड होता है, नाइट्राइड होता है, कार्बाइड होता है, सिलिकेट होता है और वेरियस मेटल्स, जैसे कि बहुत सारे मेटल्स का नाम लेंगे, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। ये डिफरेंट मेटल्स का ऑक्साइड, नाइट्राइड्स एंड कार्बाइड, सिलिकेट्स, इन लोगों को सेरामिक बोला जाता है। तो सेरामिक को मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो सेरामिक आर इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक सॉलिड्स। ये नॉन मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं, सुपर कूल्ड सॉलिड्स होते हैं, प्रोसेस्ड और यूज्ड एट हाई टेम्परेचर। जनरली ये हाई टेम्परेचर पे यूज़ किया जाता है। तो सेरामिक एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, नॉन मेटालिक सॉलिड है और सुपर कूल्ड सॉलिड है। सुपर कूल्ड सॉलिड कहने का मतलब कि हाई टेम्परेचर पे आप हीट कर दिए और उसको सडनली उसको ठंडा कर देते हैं तो वो सुपर कूल्ड लिक्विड उसको बोला जाता है। सेरामिक मटेरियल्स कंटेन कंपाउंड ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स सच एज MgO एंड Si2 एंड सिलिकॉन कार्बाइड। जैसे कि पहले मैंने बताया कि जो सेरामिक होते हैं वो मेटल्स के ऑक्साइड्स, कार्बाइड, नाइट्राइड होते हैं। तो ये सेरामिक मटेरियल होता है वो मेटालिक और नॉन मेटालिक का कंपाउंड कंटेन करता है। और जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। नेक्स्ट है
प्रॉपर्टीज ऑफ सेरामिक। सेरामिक का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? सेरामिक के पास ब्रिटलनेस होता है। ब्रिटलनेस उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिस पे हम अपॉन हैमरिंग, जब इस पे हम हैमरिंग करेंगे या लोड लगाएंगे तो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में, छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा। जैसे सल्फ़र हुआ, चॉक हुआ, ये सब ब्रिटल हुआ। और सेरामिक के पास रॉक लाइक अपीयरेंस होता है। रॉक लाइक अपीयरेंस होने के कारण बहुत ही ये हार्ड होता है, मीन्स इसके पास हार्डनेस प्रॉपर्टी होता है। और जब इस पर हम लाइट डालेंगे तो तो रॉक लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस पर लाइट डालेंगे तो लाइट एक छोर से दूसरा छोर नहीं जाता है। तो इसके पास एक और प्रॉपर्टी होता है ओपेक टू लाइट। ओपेक बॉडी आप लोग पढ़े होंगे, जिससे लाइट पास आउट नहीं होता है। रेसिस्टेंट एट हाई टेम्परेचर पे जल्दी ये पिघलता नहीं है, बट वो उसको रेसिस्ट कर लेता है, मतलब सह लेता है। कोरोजन रेसिस्टेंस, इसमें जंग नहीं लगता है, बहुत जल्दी जंग नहीं लगता है। ये हुआ हमारा सेरामिक के बारे में। नेक्स्ट है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स कॉमन टर्म है, जैसे कि पॉलीमर्स का नाम सुनते ही हम लोग का दिमाग में क्या आता है? प्लास्टिक, रबर। सो पॉलीमर्स इंक्लूड द फैमिलियर प्लास्टिक एंड रबर मटेरियल्स। क्या है फैमिलियर? मीन्स जो विख्यात हो, फैमिलियर हो, नोन हो। प्लास्टिक एंड रबर मटेरियल, प्लास्टिक और रबर मटेरियल्स में पॉलीमर इंक्लूड होते हैं। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जो कार्बन कंपाउंड हुए, डेट आर केमिकली बेस्ड ऑन कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। फर्दर मोर दे हैव ए वेरी लार्ज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इट हैज लो डेंसिटी एंड एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल। पॉलीमर को शॉर्ट में बोलूँ तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और केमिकली बेस्ड ऑन कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स इसमें ऐड कर देते हैं और इनके पास बहुत लार्ज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि बहुत सारा n टर्म्स तक लगी बहुत मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम लोग जब ये पॉलीथीन बनाते हैं तो वहाँ पर इथालाइन मोनोमर यूज होता है, तो n नंबर्स ऑफ मोनोमर्स का हम अगर यूज़ करेंगे तो हमारा एक पॉलीमर बनता है। और ये पॉलीमर क्या है? लो डेंसिटी होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं जनरली जो प्लास्टिक बैग यूज होता है उसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है। और एक फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मीन्स उसमें हम जब कोई भी बड़ी या ऑब्जेक्ट उसमें हम डालेंगे तो फ्लेक्सिबल, मतलब कि कुछ अपना रबर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिससे वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीला होते हैं, फिट बैठ जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें डालते हैं। तो ये हुआ पॉलीमर के बारे में। नेक्स्ट है कंपोजिट्स। मटेरियल कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन मटेरियल टाइप। कंपोजिट मटेरियल में एक मटेरियल नहीं होता है, इसमें दो मटेरियल को, जैसे कि नाम ही है कंपोजिट मटेरियल, मतलब एक से ज़्यादा मटेरियल इसमें यूज़ होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लूँ फाइबर ग्लास का। जब फाइबर ग्लास आजकल बहुत ही हमारे हाउस होल्ड जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, इसमें विंडो वगैरह लगाने के फाइबर ग्लास लगाते हैं। ये बहुत ही प्रचलित है, आजकल बहुत ही यूज हो रहा है। 3 फाइबर ग्लास इन विच ग्लास फाइबर्स आर एम्बेडेड विद इन ए पॉलीमेरिक मटेरियल। फाइबर ग्लास में क्या होता है कि एक पॉलीमेरिक मटेरियल होता है, और इसमें ग्लास फाइबर क्या होता है, इसमें डाल दिया जाता है। ग्लास फाइबर को क्या इम्बेड कर दिया जाता है, पॉलीमेरिक मटेरियल में ग्लास फाइबर को इम्बेड कर दिया जाता है। इम्बेड करने से क्या होता है कि फाइबर ग्लास एक्वायर स्ट्रेंथ, और फाइबर ग्लास में कैसे ही देखते हैं कि बहुत ही इसका स्ट्रेंथ होता है, लचीला होता है, जल्दी धूप लगता है तो इसे कोई इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। रेनी सीजन में भी इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। फाइबर ग्लास एक्वायर स्ट्रेंथ फ्रॉम ग्लास से इसको स्ट्रेंथ पहुँचता है, बट जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वो पॉलीमर्स की मिलती है। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने जाना कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ही लचीला होते हैं। ये कंपोजिट्स के बारे में हुआ। और एक छूट गया था हमारा नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल्स जस्ट मेटल्स का अपोजिट होता है। दीज मटेरियल्स आर यूजुअली डल इन अपीयरेंस। ये धब्बा दिखने में लगते हैं, नॉन मेटल्स जनरली धब्बा दिखने में लगते हैं, इनका अपीयरेंस डल होता है। डेट इन द केस ऑफ मेटल्स आर लचरस, चमकीला दिखते हैं, उनकी सरफेस फिनिश अच्छी होती है, उस पर हम मशीनिंग करते हैं तो अच्छी सरफेस फिनिश होती है। और बट इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स ये ब्रिटल होते हैं। मीन्स ब्रिटल, इसमें हम जब लोड वगैरह लगाएंगे तो डिफरेंट छोटा फ्रैगमेंट्स में टूट जाएंगे। लाइक चॉक हुआ, सल्फर हुआ। सल्फर क्या है? सल्फर एक नॉन मेटल है, सल्फर एसेट एक नॉन मेटल है। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, विद्युत का कुचालक होते हैं। तो जैसे इसमें भी एक्सेप्शन है, उसमें ग्रेफाइट था, जो जितने भी मेटल थे वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते थे, बट एक मेटल था जो लिक्विड में पाया जाता था, वो था मरकरी। और इसी तरह से यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जितने भी जो नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट एक नॉन मेटल है ग्रेफाइट,
वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट कहाँ होता है, पेंसिल में, पेंसिल का जो लीड होता है उसमें यूज़ होता है। दे डू नॉट फॉर्म एलॉयज, ये एलॉय फॉर्म नहीं करते हैं, मीन्स नॉन मेटल्स ये दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये एलॉय फॉर्म नहीं करेंगे, बट ये केमिकली कंबाइन करके कोई अलग कंपाउंड बना सकते हैं। ये हुआ नॉन मेटल के बारे में। और नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं, डक्टाइल भी नहीं होते हैं, मेलेबल भी नहीं होते हैं, मतलब जस्ट इन केस ऑफ मेटल्स में देखे उसमें बस उसमें नॉट लगा दीजिए, बस इनका प्रॉपर्टी हो गया। तो ये सभी देख लिया। फिर हम लोग जानते हैं इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल्स। जो मटेरियल इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसकी ज़रूरत पड़ी, यहाँ पर 3 रिक्वायरमेंट हमारा होना चाहिए। कोई भी इंजीनियर ये सोच कर कोई पार्ट्स को डिज़ाइन करेगा तो उसको मतलब कि उसको सही मटेरियल्स के सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक इंजीनियर, मान लो कि एक इंजीनियर डिज़ाइन कर रहा है किसी भी पार्ट्स को, किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी, कोई भी पार्ट्स को डिज़ाइन कर रहा है, तो डिज़ाइन करने में या उसको बना रहा है, तो डिज़ाइन करने में सबसे पहले उसको रिक्वायरमेंट चाहिए कि क्या क्या चाहिए। जो हम मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं ये पार्ट्स बनाने के लिए, यहाँ हम यूज़ करने के लिए इस मटेरियल को, वो मटेरियल हमारा इसमें काम करेगा कि नहीं, उसको लोड सह पाएगा कि नहीं। लोड सहेगा, बट कितने टाइम तक सहेगा ये उसको पता होना चाहिए। और जो मटेरियल ले रहे हैं उसमें कॉस्ट हमारा क्या लग रहा है, तो ये सब रिक्वायरमेंट्स हमारे ध्यान में रखना लगता है। जैसे कि कोई भी मटेरियल, कोई भी एक इंजीनियर है वो बना रहा है कोई भी पार्ट्स बॉडी का, तो सबसे पहले फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट देखेगा। तो फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट क्या देखते हैं कि एबल टू शेप, जो मटेरियल वो बंदा ने सेलेक्ट किया, तो जो मटेरियल है वो उसको हम शेप कर सकते हैं कि नहीं, मीन्स उसमें हम कुछ उसको गला कर पिघला कर कुछ अलग शेप दे सकते हैं कि नहीं, उसमें हम बिल्डिंग प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, उसमें मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं, उसमें कास्टिंग कर सकते हैं कि नहीं, उसमें फॉर्मेबिलिटी कर सकते हैं, ये सब प्रोसेस कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आता है फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट। अगर उस मटेरियल को एबल टू शेप है, उसमें हम उसको गला पिघला कर एक नया आकार दे सकते हैं, अगर ये है तो दूसरा रिक्वायरमेंट देखा जाता है उसमें सर्विस रिक्वायरमेंट, कि ये सर्विस है, अपना सर्विस कितना दिन तक देगा। सर्विस मीन्स उसका स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ कितना, मतलब कितना मजबूत है, कोरोजन रेसिस्टेंस है कि नहीं है, बियर जल्दी घिसता है कि नहीं, बियर रेसिस्टेंस होना चाहिए, कोरोजन होना चाहिए, ये सब सर्विस रिक्वायरमेंट में देखा जाता है। और थर्ड है जो बहुत ही हमारा आई थिंक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स मीन्स कि जो हम मटेरियल जो सेलेक्ट कर रहे हैं डेट हैज़ अ मिनिमम ओवरऑल कॉस्ट। जो मटेरियल हम सेलेक्ट करेंगे उसका ओवरऑल कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर इन द केस अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा, तो हमारे लिए सही नहीं होगा, ज़्यादा कॉस्ट बैठ जाएगा। तो इसलिए इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल को तीन यहाँ पर जो पॉइंट दिए हुए हैं इससे हम डील करते हैं। पहला फैब्रिकेशन हुआ, दूसरा सर्विस हुआ, और तीसरा इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट हो गया। तो सो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द यूनिट 1 ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल. I hope you like the video. Please share the video and like, subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.